प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी के पहले अध्याय का अंतिम टॉपिक जो है वो है पुष्प की संरचना से संबंधित। इसके बारे में विस्तार से आपने कक्षा 11 में भी अवश्य पढ़ा है। पुनः एक बार दोहरान हो जाएगा और इस चैप्टर का समापन भी इस शीर्षक के बाद हो जाएगा। पुष्प जो है पादप का लैंगिक जनन करने वाला अंग है और पुष्प के लिए, जैसे आपने 11th में पढ़ा है, एक शब्द आता है कि पुष्प एक रूपांतरित संगनित प्ररोह है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट। रूपांतरित संगनित प्ररोह। पादप के मूलतः दो ही भाग होते हैं, मूल और तना या प्ररोह कह सकते हैं। और दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि प्ररोह में पर व पर्व संध्या होती है और मूल में पर व पर्व संध्या नहीं होती है। पर व पर्व संध्या का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज्ञात है कि ये स्पष्ट रूप से बांस के पौधे में, गन्ने के पौधे में दिखता है। जो बीच चीज़ में गांठें जैसी दिखाई देती हैं वो है पर्व संधि, या इंग्लिश में कहें तो नोड, और दो नोड के बीच वाला भाग इंटरनोड या पर्व। इंटरनोड को हिंदी में पर्व, नोड के लिए हिंदी में पर्व संधि का उल्लेख होता है। तो जिसमें पर्व संधि होती है वो प्ररोह होता है। तो पुष्प भी एक प्ररोह है, लेकिन और जो प्ररोह होता है उसकी पर्व संधियों पर पर्ण लगते हैं। पर्ण लगते हैं तो यहाँ पे भी पुष्प में 4 प्रकार के पर्ण लगे होते हैं, पुष्पीय पर्ण कहते हैं उसको। और उन पर्व संधि के बीच का जो पर्व है वो पर्व संगनित हो गया है, यानी इसका मतलब इसके पर्व पास पास आ गए हैं। पर्व पास पास आ गए इसलिए इसको कह दिया संगनित प्ररोह। और जो पत्तियां जो लगी इसमें उनका रूप परिवर्तित हो रखा है, अलग आकृति अलग रूप रंग के ये पर्ण इसमें लगे हुए, इसलिए इसके लिए है कि पुष्प एक रूपांतरित संगनित प्ररोह है। ठीक है। पुष्प जिस शाखा से जुड़ता है उसके लिए हम लोग मातृअक्ष शब्द का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक सिंपल सा ऐसे मान सकते हैं। तो जिस पुष्पीय शाखा से पुष्प जुड़ा है उसको मातृअक्ष या पुष्पीय अक्ष या मातृअक्ष कह सकते हैं, मदर एक्सिस, फ्लावर एक्सिस कह सकते हैं। और जिस डंठल नुमा संरचना की सहायता से ये अपने पुष्पीय शाखा से जुड़ी उसको हम कहेंगे पुष्पवृंत। पुष्पवृंत। ठीक है। कुछ पुष्पों में पुष्पवृंत नहीं होता है तो वो अवृंती पुष्प, जिनमें पुष्पवृंत होता है वो सवृंती पुष्प। ऐसे पुष्पवृंत और पुष्पीय अक्ष के संगम स्थल पर पर्ण सदृश्य संरचना पाई जा सकती है। यदि ऐसी संरचना है तो उसके लिए शब्द आता है सहपत्र, और ऐसे पुष्प को कहते हैं सहपत्री पुष्प, ब्रैक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। और यदि यही पर्णिल संरचना पुष्पवृंत पर स्थित है तो उसके लिए शब्द आता है सहपत्रिका, उसके लिए सहपत्रिका। ये सब चीज़ें आपने 11वीं में पढ़ा है। तो पुनः देखते हैं इस चित्र में कि ये पुष्पवृंत बनाया मैंने, पेडंकल भी बोलते हैं इसको, पुष्पवृंत। ठीक है। पुष्पवृंत का शीर्षस्थ भाग फूला होता है जिसमें पुष्प के चारों पुष्पीय पर्ण जुड़े रहते हैं। इस शीर्षस्थ फूले हुए भाग के लिए थैलेमस या पुष्पासन शब्द आता है। पुष्पासन। पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्र जो पुष्पीय पर्ण है वो स्थित होते हैं। सबसे बाहरी चक्र है उसकी इकाई के लिए नाम आता है बाह्य दल, अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल। और बाह्य दलों का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज के लिए अंग्रेजी में शब्द आएगा कैलिक्स। ठीक है। तो बाह्य दल तो एक इकाई है, बाह्य दलों का समूह कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहलाता है। ठीक है। इसका कार्य है कलिकावस्था में पुष्प के आंतरिक अंगों की रक्षा करना। जब पुष्प नहीं खिलता है, नहीं कलिका के रूप में रहता है, तो फूल के आंतरिक भागों को बंद रखता है। फिर जब फूल खिल जाता है तो ये बाहर आ जाता है। प्राय ये हरे रंग के होते हैं बाह्य दल।
फिर पुष्प का जो दूसरा भाग है जो हरे रंग के अतिरिक्त किसी अन्य रंग का होता है, किसी में सफ़ेद, सरसों में जैसे पीले रंग का, गुलाब में गुलाबी रंग का, लाल रंग का, अलग अलग, उसको हम दल, और एनसीईआरटी में इसके लिए शब्द है पंखुड़ी, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेटल। दलों का समूह दलपुंज कहलाता है। जैसे ये एक दल, ये दूसरा दल, ये तीसरा दल, और सभी को सामूहिक रूप से कहेंगे दलपुंज या कोरोला, दलपुंज या कोरोला। इस प्रकार ये दो भागों में बांट सकते हैं कि ये पुष्पीय पर्ण की इकाई, एक पुष्पीय पर्ण को क्या कहेंगे और उसके समूह के लिए क्या शब्द कहेंगे। तो ये दो अलग अलग प्रकार के शब्द आ रहे हैं। उसका समूह के लिए क्या शब्द आएगा। तो सबसे पहले जैसे ये सेपल था, बाह्य दल, बाह्य दलों का समूह कहलाता है कैलिक्स। पेटल या दल, और दलों का समूह दलपुंज हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में कोरोला, कोरोला। ठीक है। विकसित पादप विशेषकर एक बीजपत्रियों में दल और बाह्य दल के स्थान पर एक ही संरचना मिलती है, या तो दल मिलता है या बाह्य दल मिलता है। ऐसी परिस्थिति में उसको ना तो दल कहेंगे ना बाह्य दल कहेंगे, उसके लिए शब्द आ जाता है परिदल, और परिदल के लिए अंग्रेजी में शब्द है टेपल। परिदलों का समूह पेरिएंथ, हिंदी में कहेंगे तो परिदल पुंज। ये एक बीजपत्रियों की विशेषता है, विकसित पादपों की विशेषता है कि उसमें दल और बाह्य दल, और इस परिभाषा के रूप में से कहते हैं जब दल और बाह्य दल में विभेदन करना असंभव हो तब उसको परिदल या परिदल पुंज समूह के रूप में कहें तो परिदल पुंज कहते हैं। जैसे आप अनार के पुष्प में देख सकते हैं, इसमें एलोवेरा जिसको ग्वारपाठा कहते हैं उसके पुष्प में देख सकते हैं, गेहूँ में है, बाजरा में है, इन सब में परिदल पाए जाते हैं, दल और बाह्य दल में से एक सदस्य। तो दल, बाह्य दल अथवा जो परिदल है, इनका कार्य पुष्प में लैंगिक जनन से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि लैंगिक जनन में सहायता करना है। इसलिए इनके लिए हम कह सकते हैं ये एक्सेसरी रोल्स है या सहायक चक्र के अंतर्गत इनको ले सकते हैं, सहायक चक्र के अंतर्गत इनको मान सकते हैं। फिर पुष्प के लैंगिक भाग जो है, जो जनन में प्रयुक्त होंगे, उन पर चर्चा करते हैं। तो ये जैसे मैंने ब्राउन कलर में 4 ऐसे संरचनाएं बनाई हैं, इनके लिए ये नर जननांग है। इकाई के रूप में इसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है स्टामेन। ये नर जननांग का प्रतिनिधित्व करेगा, तो इसकी इकाई के रूप में इसका नाम हो गया स्टामेन अंग्रेजी में, और हिंदी में पुंकेसर, और इसका समूह कहलाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या पुमंग, एंड्रोसियम या पुमंग, पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक पुंकेसर के का संरचना का विस्तार से वर्णन अगले चैप्टर में अपने को करना है, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। पुंकेसरों के अंदर परागकणों का निर्माण होगा। ऐसे ही मादा जननांग का प्रतिनिधित्व, जो ये बीच में एक हरे रंग की संरचना मैंने बनाई है, जिसका आधार्य भाग फूला हुआ है, एक लंबी गर्दन सी है, शीर्षस्थ भाग फिर से चौड़ा है। इसको हिंदी में भी इसके 2 नाम हैं, स्त्री केसर कहेंगे इकाई के रूप में, और एक नाम और है हिंदी में अंडप। स्त्री केसर के लिए इंग्लिश में शब्द आता है पिस्टिल, और अंडप के लिए शब्द आता है कार्पल। और अंडपों या स्त्री केसरों का समूह कहलाएगा जायांग। तो मादा जननांग जो है वो है जायांग। जायांग की इकाई है स्त्री केसर, अंग्रेजी में पिस्टिल, या अंडप अंग्रेजी में कहें तो कार्पल, और इनका समूह कहलाएगा जायांग, अंग्रेजी में कहेंगे गाइनोशियम, गाइनोशियम। ठीक है। तो ये जायांग, इसका शीर्षस्थ, इसकी संरचना का विस्तार से वर्णन अगले चैप्टर में करेंगे हम लोग। शीर्षस्थ भाग वर्तिकाग्र, ये लंबी गर्दनुमा भाग वर्तिका, आधार्य भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होते हैं।
ठीक है। बीजांड से ही भविष्य में बीज का निर्माण होगा और इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल बनेगा और अंडाशय के अंदर बीजांड उनसे बीज का निर्माण होगा। तो ये पुष्प की संरचना का एक सरल सा भाग है। एक और जो बात 11 से संबंधित है कि पुष्प के जो विभिन्न चक्र है उनकी जायांग के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के आपको याद होगा। अधोजायांगी पुष्प जिसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, नाम से स्पष्ट है हिंदी में कि अधोजायांगी, जायांग के अधो मतलब नीचे है। तो अन्य पुष्प के अन्य सभी चक्र यानी दल है, बाह्य दल है और जो पुमंग है वो जायांग से नीचे स्थित होंगे, इसलिए अधोजायांगी या हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे इसमें। जो आपने पुष्प सूत्र सीखे थे 11वीं क्लास में, तो उसमें हम सूत्र में अंत में जायांग के लिए जी गाइनोसियम यूज़ करते हैं और उसमें यदि नीचे लाइन लगाते हैं इसका मतलब अधोजायांगी पुष्प था वो। ठीक है। तो ये कार्य भी हम लोग करते थे। फिर दूसरे प्रकार के पुष्प में पुष्प के अन्य सभी चक्र जायांग से ऊपर स्थित होते हैं, तो उसके लिए कहेंगे अधिजायांगी पुष्प, अधिजायांगी पुष्प। और इसके लिए अंग्रेजी में नाम आएगा एपिगाइनस फ्लावर। और ऐसे ही तीसरा, जब पुष्प के अन्य सभी चक्र जायांग की परिधि में या जायांग के ही स्तर पर स्थित हो, ना तो उससे ऊपर है ना उससे नीचे हैं, तो उसके लिए नाम आता है पेरिगाइनस फ्लावर। अब फ्लावर तो हाइपोगाइनस हो गया, लेकिन उसका अंडाशय जो है यानी जायांग अधोजायांगी में बाकी सभी चक्र जायांग से नीचे है, परंतु इसका मतलब हो गया कि अंडाशय ऊपर हो गया, बाकी सब नीचे है। तो इसका जो आधार्य भाग अंडाशय है उनसे सब नीचे हैं, इसलिए ऐसे फूल का अंडाशय होगा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, सुपीरियर। अधिजायांगी पुष्प में बाकी सब जायांग से ऊपर स्थित है, इसका मतलब अंडाशय सबसे नीचे स्थित हो गया, तो उसको इन्फीरियर या अधोवर्ती अंडाशय कहेंगे। और परिजायांगी पुष्प में चूँकि सभी एक स्तर पर स्थित है, इसलिए उनके लिए वो अंडाशय ना तो आधा तो ऊपर रह गया आधा नीचे स्थित हो गया, इसलिए उसको हाफ सुपीरियर या सेमी सुपीरियर या सेमी इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर की संज्ञा देते हैं। अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती बोल सकते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर की मुख्य चीज़ें हो गई। जिस प्रकार दल और बाह्य दल के लिए सहायक चक्र शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही ये जनन में ये दोनों चीज़ें मुख्य रूप से जनन का कार्य ये जायांग और पुमंग करेंगे। तो इसलिए इन पुष्पीय पर्णों के लिए शब्द आता है आवश्यक चक्र की संज्ञा देते हैं, या जननशील चक्र, रिप्रोडक्टिव रोल्स या एसेंशियल रोल्स इनके संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प के चारों चक्र स्थित हो, तो उन पुष्पों के लिए पूर्ण पुष्प शब्द आता है, और जिनमें चारों में से कोई एक संरचना नहीं पाई जाती उसके लिए अपूर्ण पुष्प आता है। जैसे पपीता में दो प्रकार के पादप ही दो प्रकार के होते हैं भिन्न। एक पादप में केवल नर पुष्प लगते हैं, नर पुष्प में ये जायांग वाली संरचना नहीं पाई जाएगी, उसमें बाह्य दल होंगे, पुमंग भी होंगे, परंतु जायांग नहीं होगा। ऐसे पुष्प को कहेंगे, ऐसे एकलिंगी पुष्पों के लिए उसके लिए शब्द आएगा पुंकेसरी पुष्प, क्योंकि उनमें पुंकेसर है। ऐसे ही मादा पुष्प जो होते हैं उनमें पुंकेसरों का अभाव होता है, इसलिए उनको कहेंगे स्त्री केसरी पुष्प या मादा पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प कहेंगे। पपीते में नर पपीते का पेड़ अलग होता है, मादा पपीते का पेड़ अलग होता है। नर पपीते के पेड़ में केवल नर पुष्प, मादा पपीते के पेड़ में केवल मादा पुष्प लगते हैं। जबकि कुछ पादप ऐसे हैं, इसलिए इस प्रकार से पपीते का पेड़ जो है वो स्वयं एकलिंगी हो गए और उनमें एक लिंगी पुष्प धारण करते हैं। कुछ पादप जैसे मक्का है, जितने भी ककड़ी कुल की बेलें हैं जिसमें ककड़ी स्वयं है और लौकी है, तुरई है, ऐसी बेलों में भी जो दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। नर पुष्प अलग लगते हैं एक ही बेल में, तो वो पादप जो है या बेल जो है उस पादप की वो लता जो है वो स्वयं तो हो गई उभयलिंगाश्रयी,
परंतु उसमें एक लिंगी पुष्प लगते हैं, नर पुष्प अलग लगते हैं, मादा पुष्प अलग लगते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका आज पूर्ण होता है। इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा और कल हम लोग इसका दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस यूनिट में जैसे पहले बताया था आपको 4 हैं भाग, तो कल हम लोग दूसरा पाठ इसका अध्याय प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत